अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। कहानियाँ आप सुनते हैं और फीडबैक देते हैं तो हमेशा उसके लिए मैं थैंक यू भी शुरू में बोलता हूँ और लव यू भी बोलता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट पिछली स्टोरी में भी की थी, आज फिर करने जा रहा हूँ स्टार्ट में ही। इसको आगे भी शेयर कीजिए, इन स्टोरीज को अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ये समझ के कि उनका वक्त भी खूबसूरत गुजरे। ये लम्हे उस एहसास के साथ जो आपके साथ इस कहानी को सुनते हुए इस अंदाज में आपको लगता है आप भी कहानी का हिस्सा हैं, और एक ऐसा एहसास, वो फीलिंग, वो जो सब कुछ कहानी में हो रहा होता है वो आपके साथ भी हो रहा होता है। तो वो लम्हे, वो पल आप दुनिया से कट के उसी एक परियों की कहानी में खोए हुए होते हैं। कहानी जब खत्म होती है तो फिर आप भी वापस लौट आते हैं। तो उनको भी परेशानियों से, दुखों से निकालने के लिए इसी लम्हे में धकेल दीजिए। जाओ, भूल जाओ अपने दुख को, परेशानी को, गम को। कुछ लम्हे इस दुनिया को भुला के वो जो सुन रहे होगे, अपने आप को उसी के बीच में पाओगे, खो जाओगे। तो उनके वो लम्हे भी अच्छे गुजरेंगे। और अगर वो अपने आप को उस वक्त खुश महसूस करते हैं तो इसका सवाब आपको भी होगा। अमूमन मैं कहानी रात को 2:30-3 बजे, 2 बजे रिकॉर्ड करता हूँ, 1 बजे। आज जिस पल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये एक ऐसा बीच का टाइम है जिस वक्त रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पैकअप कर रहा होता है वापस जाने के लिए, और सुबह की किरणें, सूरज की रोशनी की किरणें बेताब होती हैं दुनिया पे अपनी रोशनी फैलाने के लिए। लेकिन वहीं बाहर बैठा एक परिंदा है, मुसलसल अभी भी खामोश हो गया है, जो काफ़ी देर से मुसलसल बोले जा रहा था। मैं नमाज पढ़ रहा था, बैठा हुआ था, तो उसकी आवाज़ मुसलसल आ रही थी। तिलावत आप जब बैठे कर रहे होते कुरान मजीद की, और बाहर आपको एक परिंदे की इस तरह बोलने की आवाज़ आती है, तो एहसास होता है ये वो दरमियानी टाइम है रात के जाने का और सुबह के आने का, और ये बैठा अपनी ड्यूटी दे रहा है। इसकी आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में आती है मुझे पता लग जाता है सुबह हो गई है। और अभी मैं कहानी रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद थोड़े से और कुछ काम है वो करूंगा, उसके बाद जाके तकरीबन 7 बजे 8 बजे मैं सोऊंगा। बाज़ औक़ात 9 भी बज जाते हैं सोचते सोते। आज की कहानी जिनकी मैं सुनाने जा रहा हूँ, रियल नेम उनका है अरीब, और पाकिस्तान के शहर टेक्सला की उन्होंने कहानी भेजी है। उनके जो चचा हैं फौज से रिटायर्ड हैं, उन्हीं के एक फुफ्फाजाद या पत्नी कज़न या क्या कह रहे थे, उनका एक है, उनके साथ ये कहानी हकीकत में हुई है। तो उन्होंने कहानी सुनाई है। और जो आरेब हैं, AREEB, या आई थिंक यही नेम है, आरेब, इनके दादा और परदादा भी इस कहानी का हिस्सा हैं। जिनकी ये कहानी है उनका नाम मैं फर्जी रखने जा रहा हूं, और सुनाने वाले जो कहानी है अरीब, ये उनका रियल नेम है। कहानी है ये अली की, फर्जी नाम मेरी जहन में अली की कहानी है। अली टेक्सला में ही रहता था, अपने वालदैन के साथ ही घर में रहता था। बहुत अच्छी तबीयत का मालिक था। अली की जगह अहमद नाम करते थे। अहमद बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक था। वालदैन भी उससे बहुत खुश थे। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र जो है बहुत कहीं पे जाके हसीन भी हो जाता है, और कहीं पे ऐसे लम्हे भी आ जाते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, सोचों पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप ना चाहते हुए भी वो सब कुछ कर बैठते हैं, जिससे आपको पता होता है कि बहुत से रिश्ते मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मैं उनका दिल दुखा दूंगा। लेकिन आपको पता होता है कि अगर ये सोचता हूं इस तरह करने से उनका दिल दुखेगा, तो फिर एकदम दिमाग और दिल कहता है अगर तुमने ये ना किया तो खुश तुम भी नहीं रह सकते। और ये कश्मकश सिर्फ उसी लम्हे होती है जब आप दिल के हाथों मजबूर होके किसी को अपना दिल दे बैठते हैं। अहमद भी किसी को अपना दिल दे बैठा था।
और जब दिल दे बैठा, मोहब्बतों की पींगें बढ़ी, राब्ते ज़्यादा हुए, तो कहानी चलते चलते उस मोड़ पे आ पहुंची जिस मोड़ पे वापसी दोनों के लिए नामुमकिन होती है। जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं, और जब आप ज़मीन पर मिल लेते हैं और एहसास जाग जाता है, ये तो मेरे लिए ही बनी थी या ये मेरे लिए ही बना था, हम एक दूसरे के लिए बने थे, तो फिर बहुत सारे रिश्तों का एहसास होता है। खफा होंगे कि खुद से करने लगे हो, खुद पसंद कर लिया, हमने पसंद करना था, हमने अरेंज मैरिज करनी थी और तुम लव मैरिज के चक्कर में पड़ गए। लेकिन अहमद और उसकी बीवी इतने मजबूर थे, अब वापसी नामुमकिन थी। एक ही रास्ता बचा था और वो था शादी का रास्ता। उसके अलावा दो प्रेमियों के बीच में जब स्टेज ये आ जाए कि मोड़, ऐसा मोड़ जिससे वापसी नामुमकिन हो, तो फिर मौत को गले लगाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। तो वहीं पे अहमद ने भी अपने घर वालों से कह दिया कि मैं फलां लड़की से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। वालिदैन के लिए ये सुनना ही इतना खौफनाक और हैरान कुन था कि उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया कि हम नहीं होने देंगे। और आज ये बात कही है, आज के बाद ये बात नहीं कहना। अहमद अपने वालिदैन की बातें तो सुन रहा था, लेकिन बाहर जाके फिर भी फैसला कर चुका था कि मैं उस मोड़ पे हूं जिस मोड़ से या मौत को गले लगाना है या उसको अपनाना है। वो पहुंचा और उस लड़की से कहा, एक ही रास्ता बचा है कि हम खुद से शादी कर लें। मेरे वालिदैन तो इस राजी पे रजामंद नहीं है, क्या तुम्हारे वालिदैन मान जाएंगे? लड़की बोली, नहीं, हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो गए हैं जहां तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे, वहीं मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। तो दो प्रेमियों ने फैसला किया, आओ फिर शादी कर लेते हैं। शादी एक बहुत खूबसूरत बंधन है। हमारे कल्चर में आज भी वालिदैन सोचते हैं हम जो रिश्ता ढूंढेंगे, देखभाल के ढूंढेंगे, हमारे बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए कौन सी लड़की सूटेबल है, कौन सी नहीं है। यूरोप इसलिए पसंद की ऑप्शन देता है कि बच्चा जैसे ही मैट्रिक कर लेता है उसके बाद उसको आज़ादी होती है लड़की को परखने की, उसके साथ बैठने की, घूमने की। तो इसलिए वो समझते हैं अब हमारा बेटा परख सकता है। हमारे इस माशरे में, जिसमें मैं भी बैठा हूँ, इस माशरे में लड़की के साथ घूमना फिरना परखना इजाज़त नहीं है। तो इसलिए वालिदैन सोचते हैं कि जो हम परखेंगे अपने तजर्बे से वो रिश्ता ठीक होगा, बेटा जो सोचेगा वो ठीक नहीं होगा। मैं इस वक्त किसी की सही या गलत नहीं कह रहा, स्टोरी की तरफ लौटते हैं। यूं उन दोनों प्रेमियों ने शादी कर ली, और जब अहमद अपने घर पहुंचा और ये खबर सुनाई कि मैंने शादी कर ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी जिंदगी में मेरे जीवन साथी कोई और बने उसके अलावा, मुझे ये कबूल नहीं। अब आपका जो भी फैसला है मुझे कबूल है, मैंने उसको अपना लिया है और अब उसको छोड़ नहीं सकता। वालिदैन ने अहमद का फैसला सुनने के बाद उसको कहा, ठीक है, तुम्हारे हिस्सा जो भी बनता है जायदाद में से हम तुम्हें दे के साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम भी हमें कहता है जो भी जायदाद में हिस्सा बनता है उसको देना चाहिए। सो हम उसको देते हुए तुम्हें अपने से दूर कर रहे हैं। सो उसके हिस्से में जितनी भी ज़मीन आती थी वो ज़मीन उसको दे दी गई और उसको यूं घर से खुदा हाफिज कर दिया गया कि अब इस घर से आज के बाद तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने पूरे माशरे में, खानदान में हमें मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा, तो आज के बाद इस घर ना आना, ये कदम तुम्हारे इस घर में दोबारा ना आए। छोटा सा मुंह लेके बीवी की तरफ पहुंचा। बीवी दूर से ही मुस्कुरा पड़ी कि इसका दिल नहीं तोड़ना। पता था उसको वो क्या खबर लेके आया होगा, पीछे से घर वालों ने क्या होगा। उसने उसको मुस्कुरा के कहा, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना, हम अपनी लाइफ गुजारेंगे। उस वक्त टेक्सला में जो ज्यादातर घर थे वो कच्चे ही लोग घर बनाते थे, जमींदारा करते थे, जमीनें थी और उनके बीच में कच्चे मकान थे। वो कहते हैं आज भी काफी मकान वहां पे कच्चे हैं, लेकिन वक्त के साथ बहुत सारे टूट भी गए हैं, नए भी बन गए हैं। यूं अहमद ने भी एक 2 कमरों का अपना कच्चा मकान बनवाया। जमीनें उसको मिल चुकी थी, गुजारे के लिए उसके लिए पास काफी था कि उसके हिस्से में जो ज़मीनें आई थीं उससे उसका बहुत अच्छा गुजर बसर हो जाता। एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। यूं मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी
उस कच्चे से घर में गुजारना शुरू हो गए। 1.5 साल बाद अल्लाह ताला ने एक रहमत उनके घर भेजी, बेटी की सूरत में। दोनों मियां बीवी अपनी उस मोहब्बत की पहली निशानी उनकी बेटी, जिसका नाम देखते ही उन्होंने रखा, रियल नेम महानूर, कि हमारे प्यार की निशानी है। हम दोनों ने न सिर्फ प्यार किया है बल्कि एक दूसरे को पा भी लिया है। मां भी खुश थी, अहमद भी बहुत खुश था। दोनों अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करते और अहमद ज्यादा वक्त अपनी बच्ची के साथ गुजारता। वालिदैन से नाता टूट चुका था, 1.5 साल हो गए थे, कोई भी इस घर में नहीं आया था और ना ही अहमद उस घर में गया था। आज उसके यहां एक चांद सी बेटी भी हुई थी, कोई देखने मुबारकबाद तक देने नहीं आया था। उन रिश्तों में से जो मां बाप बहन भाई खून के रिश्ते थे, लेकिन वो दोनों खुश थे। वो उसका बाजू थी और वो उसका बाजू था। वो 2 प्रेमियों की एक जोड़ी थी और उनके यहां महानूर हुई थी। यार दोस्त सबने मुबारकबाद दी, वक्त गुजरना शुरू हुआ। महानूर को इस दुनिया में आए कुछ ही दिन हुए थे कि ये एक रात थी, शाम का टाइम था। अहमद ने कहा, मुझे दोस्तों के साथ एक फौतगी पे जाना है। वो दोस्त ही बनता था हमारा, लेकिन उसका गांव दूसरे साइड पे है। हो सकता है मैं रात को वापस ना आ सकूं। महानूर का ख्याल रखना, और मैं जैसे ही वहां से फारिग होऊंगा सीधा घर आ जाऊंगा। बीवी से इजाजत लेके वो तो रवाना हो गया। बीवी ने अपने घर के काम काज किए, रात हो चुकी थी और रात की तारीकी, रात की एक चादर, एक समा है रात का अपना। और आप जब एक छोटे से गांव में हो ना, वहां पे जब रात की चादर अपने पर फैलाती है, अंधेरा फैलाती है, तो वहां पे एक अजीब सी खामोशी होती है। शहर की जिंदगी में रात होते ही शोर भी आ रहा है, बाइक गुजरा है, हॉर्न दिया है, गाड़ी गुजरी है, बस गुजरी है। देहात के अंदर जैसे ही 7-8 बजते हैं, कोई शोर नहीं होता। वो परिंदे ही होते हैं जो शाम को भी चहचहा के जिंदगी का एहसास दिलाते हैं, वो भी सो चुके होते हैं। वो जो जानवर बांधे होते हैं वो भी लेट जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। उन जानवरों परिंदों के लिए तो रोशनी ही बोलना है, अंधेरा सोना है। इंसान है जो जागता रहता है। वो भी अपनी बच्ची को चारपाई पे लिटा के इधर उधर अपने काम कर रही थी कि उसने दरवाज़ा अच्छी तरह से कुंडी चेक कर ली। ये उस वक्त की बात है जब लकड़ी के 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाज़ों को इकट्ठे बंद किया जाता था। आजकल सिंगल डोर आ गया है। वो 2 दरवाज़ों का डोर होता था, उसके ऊपर एक कुंडा, हम तो सराइकी में उसको बोलते हैं, एक लटक रहा होता, कुंडी टाइप जिसको कहते हैं। वो लोहे की होती थी, जंजीर टाइप एक होती थी, लटक रही होती, उसको ऊपर पकड़ के एक गोल सा लगा होता था, उसके अंदर फंसा देते थे और ताला लगाते थे। बहुत सारे लोगों को इसका एहसास होगा, यंग जनरेशन भी मेरी कहानी को सुनती है, जो बाहर ही पले बड़े हैं, उनसे मेरी बात भी होती है, तो उनके लिए इस तरह की बातें एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि अहमद बाहर गया था, बाहर से ताला तो नहीं लगा के जा सकता था, तो अंदर भी उसी तरह की कुंडी होती थी। इन दरवाजों में फर्क ये होता था, बाहर वाली साइड जहां से घर से आप अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ लगाया जाता था, उस जंजीर को पकड़ के ऊपर लगाते थे। और अंदर वाली साइड पे वो कुंडी किस तरह होती थी, ऐसे जंजीर लगाई थी, यूं पकड़ के दूसरे दरवाजे को लगा दी जाती थी। उसने जंजीर लगाई और आकर लेट गई। वो भी अपनी बेटी के साथ चारपाई पे सोई हुई थी बाहर सहन में, जानती थी कि आज शौहर ने नहीं आना। वो कच्चा सा बना हुआ घर, जिसका काफी बड़ा सहन था, वो सहन भी रात की तारीकी में डूबा हुआ था। कमरे के अंदर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन आज शौहर घर में नहीं था, तो आज सहन की लाइट जरूर जल रही थी। अमूमन होता यह था, जब शौहर घर में होता था तो बड़ी लाइट ऑफ करके छोटी नाइट की लाइट जला ली जाती थी। लेकिन आज क्योंकि शौहर नहीं था, बच्ची सो जाए वो इंतजार कर रही थी, उसके बाद मैं लाइट ऑफ करके छोटी लाइट जला दूंगी। बच्ची को सुलाते सुलाते उसने देखा छोटी महानूर सो गई है।
वो सोई हुई बहुत मासूम लग रही थी, अजीब से अंदाज में ऐसे हाथों को खोल रही थी, बंद कर रही थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी, बोल तो सकती नहीं थी। उस मासूम के अंदर चा 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 की हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। वो सो गई थी, नींद की वादियों में डूब गई थी। माँ उठी, उसने वो बड़ी लाइट ऑफ की, छोटी लाइट जलाई जिससे इतना नज़र आ सके पूरे सहन के अंदर, क्योंकि देहातों में एक ऐसी रोशनी का एहतमाम ज़रूर किया जाता है जिससे जानवर या कुछ इस तरह की हशरात जो ज़मीन पे कीड़े मकोड़े फिरते हैं उनसे बचा जा सके। क्योंकि जिस जगह पे अहमद का घर था उसके इर्द गिर्द भी ज़मीनें थीं और बीच में वो घर था, तो इसलिए वहाँ पे एहतियात लाजिम होती है। कब माँ सो गई, उसको उस वक्त आंख खुली जब रात को उसने देखा बेटी रो रही है। महानूर की जैसी रोने की आवाज़ आई तो माँ एकदम से उठ गई। क्या हुआ? बेटी की तरफ देखा, बेटी रो रही है। चुप कराने की कोशिश करी, थपकना शुरू हुई कि नींद से जाग गई है, भूख लगी है, क्या हुआ है ये समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी निगाह पड़ी सामने, बिल्कुल उसने देखा चारपाई के बिल्कुल साथ एक काला स्याह शीश नाग बैठा, फन फैलाए हुए था। ऐसे फन फैला के महानूर की तरफ मुंह करके ऐसे वो शीश नाग, ब्लैक कोबरा, काला नाग बैठा हुआ था। मां थी एकदम से डर गई। हाय मेरी बेटी की आंख खुल गई, शुक्र है मैंने इस काले स्याह नाग को देख लिया है, कहीं ये मेरी बेटी को नुकसान ही ना पहुंचा देता। जल्दी से छलांग मार के अपनी चारपाई से उठी, जाके डंडा उठाया। अभी तक वो उधर ही मुंह करके बैठा हुआ था। वो खामोशी से चलती हुई बिल्कुल उसके पीछे आई और आते ही इतने जोर से एक वार किया जो उस सांप को इतने जोर से लगा कि वो गिर के तड़पना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी वो जिंदा था और इतनी ताकत रखता था कि फिर से उठे और हमला कर सके, कि अभी उसको संभलने का मौका ही ना मिला था कि फिर से उसने एक वार किया और उसका सर अलग कर दिया। ये वार इतने जोर का था कि उसके बाद वो मुसलसल उसको मारती रही, यहां तक कि देखा अब वो तड़पते तड़पते मर गया है। सुन रखा था उसने कि सांप कभी भी मारो तो मारने के बाद फेंकना नहीं चाहिए, इसको उठा के जमीन के अंदर दफना दो। वो खड़ी रही, जब वो तड़प तड़प के मर गया तो उसने उसको उठाया और उठाने के बाद बिल्कुल दीवार के साथ उसने थोड़ा सा ज़मीन को खोदा और ज़मीन को खोदने के बाद सांप उसके अंदर डाला और ऊपर से मट्टी डाल दी। बहुत सारे लोग जो बाहर बैठते हैं इस अमल को बहुत गलत समझते हैं और खौफनाक समझते हैं। इस वक्त कभी मेरी स्टोरी में खुदारा डिबेट ना किया करें, ये कहानी सुना करें। कभी इन टॉपिक्स पे मुझसे बात करनी हो लाइव आके बात कर लिया करें, स्टोरीज में नहीं। उसने उसको दफनाया। उसको एहसास था कि जो भी था मैंने इसको जल्दी से मार लिया, कहीं मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचाता। और वापस पहुंची, हाथ धो के बेटी के पास ही उसको सुलाया। बेटी कुछ ही देर के बाद सो गई। सुबह हुई, अपने काम काज में मसरूफ हो गई। तकरीबन कोई 10-11 बजे करीब शौहर आ गया, बेटी को प्यार किया, पूछा रात कैसी गुजरी। उसने कहा रात बिल्कुल ठीक गुजरी, सिर्फ रात को एक वाकया हुआ था कि बेटी के पास इस जगह पे सांप बैठा हुआ था। वो तो रोई है महानूर, तो मेरी आंख खुल गई, नहीं तो खुदा ना खास्ता वो नुकसान पहुंचा देता। तो शौहर ने कहा परेशानी की जरूरत नहीं, बाहर दरवाजे पे वो लगा हुआ तो है। उन दिनों में टेक्सला के अंदर घोड़े के पांव के नीचे, उसको क्या बोलते हैं उन्होंने भी नहीं लिखा, मुझे भी भूला हुआ है, मैंने भी एक दफ़ा मंगवाया था। घोड़े के पांव के नीचे गोल गोल से लोहे के लगाए जाते हैं। असल तो में तो होते हैं ये कि घोड़े के पांव खराब ना हों, लेकिन बहुत सारे लोग उसको अपने घर के बाहर लगाते हैं। टेक्सला में वो उन्होंने घर के बाहर ज़्यादा, उस वक्त में ज़्यादा लोगों ने लगाए हुए थे ताकि इसके लगाने से सांप घर में दाखिल नहीं होंगे। तो शौहर बोला बाहर तो वो लगाया हुआ है, तो फिर ये कैसे दाखिल हो गया? चलो मार के दफना दिया ना। उसने कहा हाँ वो सामने देख रही है वो वाली जगह। उन्होंने कहा हाँ मैंने वहाँ पे उसको दफना दिया। उन्होंने कहा ठीक किया, कच्चा घर है, इर्द गिर्द ज़मीनें हैं, ये आम सी बात है, सांप का आना कोई बात नहीं, परेशान ना हो। दिन गुजर गया, काम शाम करते, रात आ गई। दिन किस तरह एहसास दिलाता है, पहले पहले रोशनी का एहसास। कहीं से मुर्गे की आवाज़, कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़, गाय की, भैंस की बोलने की आवाज़, इंसान की आवाज़, कहीं से पीटर चलने की आवाज़, कहीं से वो चक्की चलने की भी आवाज़, टुक 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 की आवाज़।
कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ जो आती है गांव के अंदर भी एक ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। लेकिन सबसे खूबसूरत आवाज़ ज़िंदगी का जो एहसास दिलाती है, खूबसूरत ज़िंदगी का, खूबसूरत गांव की ज़िंदगी का, वो उस दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई जिसके ऊपर बैठी चिड़ियाँ मुसलसल चहचहा रही होती हैं, उड़ रही होती हैं, बोल रही होती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो उससे खूबसूरत मंजर कोई नहीं होता। वो मंजर भी आहिस्ता आहिस्ता सूरज के गरूब होने के साथ साथ सोने की तरफ जा रहा था और आखिरकार रात आ ही पहुंची। फिर से सब अपने अपने घरों में सोने के लिए तैयार थे और इस घर में भी अहमद उसकी बीवी महानूर के साथ सोने के लिए तैयार थे कि महानूर को सुला दिया गया। दोनों मियाँ बीवी भी सो गए। एक रात पहले भी महानूर के रोने से मां की आंख खुली थी। आज भी जब महानूर रोई तो पहली पहली आंख मां की खुली। बाप इसलिए अभी तक सो रहा था, उसकी आंख नहीं खुली थी क्योंकि एक रात पहले वो जहां पे गया था फौतगी वाले घर में ताज़ियत करने के लिए, वहां पे वो सो नहीं सका था और वापस आके भी कामों में लगा रहा कि अगली रात को ही सोऊंगा। इसलिए अहमद गहरी नींद सो रहा था। जब बेटी रोई और मां जागी, उसी अंदाज में मां ने उसको थपका, सुलाने की कोशिश की। और एक मां ही होती है जिसके दिल के अंदर ठक 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 लगी होती है। फौरन नीचे की तरफ निगाह हमारी, जहां पे कल वो एक वाकया हुआ था कि आज खुदा न खास्ता मेरी बेटी उसी चीज़ को देख के तो नहीं डरी, तो नीचे देखा, नीचे कुछ भी नहीं था। सुकून की सांस ली, कुछ नहीं है, वैसे जाग गई है, वैसे डर गई है। अभी उसको थपक ही रही थी और थपकते थपकते अभी वो सोई नहीं थी, रोए जा रही थी। अभी वो भी थपक ही रही थी कि निगाह पड़ी एकदम से, वैसे अचानक से निगाह पड़ी उसी सिमत जिस सिमत उस सांप को दफनाया था। तो देखा वहीं पे ही एक और ब्लैक कोबरा शीश नाग बैठा हुआ है, फन फैलाए, रुख उसका इनकी तरफ है। उसने अपनी आंखों को मला, मेरा वहम है या वाकई वहीं बैठा हुआ है। और उसने जब दोबारा आंखों को मलने के बाद वहां पे देखा तो सांप वहां पे अभी भी बैठा हुआ था, उसी जगह पे जहां पे कल रात उसने एक सांप को मार के जमीन में गाड़ दिया था, उसी के ऊपर बैठा हुआ था। एकदम से परेशान हुई, भागी, शौहर की तरफ लपकी, उसको हलाया उसकी चारपाई पे जाके, अहमद अहमद अहमद। अहमद गहरी नींद में था, हड़बड़ा के उठ बैठा। हाँ हाँ क्या हुआ, खुद देखो क्या हुआ है। वो उठ गया, परेशान हो गया कि क्या हुआ है। आंखें मलते हुए जब उसने देखा तो एकदम से उसकी नींद गायब हो गई और हैरान हुआ, ये तो सांप बैठा हुआ है। उसने कहा हाँ ये वही सांप है, उसी से मिलता जुलता सांप जिसको मैंने कल मारा था और वहीं पे दफनाया था, उसी जगह पे बैठा हुआ है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये होता है। वो समझ गया, अक्सर सुन रखा था जब सांपनी को, मेल को मारो तो फीमेल पीछे आती है और अगर फीमेल सांप को मार दो तो मेल पीछे आता है। तो उसने कहा इसकी कोई आई होगी, आया होगा, बेफिक्र हो जाओ। उसने भी डंडा उठाया और जाके उस सांप को मार दिया। और मारने के बाद उसने उसी के साथ ही गड़ा खोद के उसको भी वहीं पे दफना दिया। उसने कहा परेशान ना हो, ये आम सी बात है, कल भी जो सांप आया था वो जोड़ा ही होगा, ये अकेली थोड़ी होगी। जो भी कल सांप था उसका कोई ना कोई आना तो था, ये जोड़ा होते हैं हमेशा। तो हैरान ये हूँ घर में कैसे आ गया, लेकिन परेशान ना हो, ये मार दिया, अब ये खत्म होगी कहानी। एक जोड़ा था, मुझे डर ये था कि एक को मारा कहीं दूसरा पीछे ना आ जाए। चलो आज वो भी आ गया, मैंने मार दिया, अब परेशानी खत्म, दफना भी दिया। उसके बाद वो दोनों सो गए। फिर से जिंदगी की शुरुआत हुई, सुबह हुई, दिन चढ़ा, शाम हुई, रात हो गई। रात को भी उसी तरह काम काज खत्म करके दोनों मियाँ बीवी सो गए। फिर से तीसरी रात जब बेटी की आंख खुली और बेटी ने रोना शुरू किया तो आज मियाँ भी उठ गया, बीवी भी उठ गई, दोनों की आंख खुल गई बेटी के रोने से कि खुदा ना खास्ता आज क्या हुआ है। बेटी 2 रातें पहले रोई थी तो पहली रात भी सांप था, दूसरी रात भी सांप था, आज क्या हुआ है। दोनों चौंक के उठे तो आज उठते ही पहली निगाह तो पड़ी उन्हीं दोनों जगहों पे जहां पे 2 सांप दफनाए थे, या पहले जहां पे बैठा हुआ था वहां पे तो कुछ नहीं था। हाँ वो हाथ झटक रहे थे, मच्छरों ने उनको शदीद तौर पे काटना शुरू कर दिया था। बीवी बोली ये मच्छर कहाँ से आ गए हैं। वो भी हैरान हुआ, कहता हाँ यार इतने ज़्यादा मच्छर के इतने तो कभी भी नहीं देखे। वो अभी अपने कानों के साथ जो जूं 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 की आवाज़ थी और सर पे बालों पे मच्छर थे वो ऐसे हटा रहा था। कभी आप लोग, हम लोग बचपन में तो बहुत खेलते थे,
शहर में दूर एक रेस्ट हाउस था, ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, हरियाली थी, सब्ज़ा नीचे लगा हुआ था। जब हम शाम को जा रहे होते थे वहाँ पे, तो हमारे सर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मच्छर इकट्ठे हो जाते थे, तो हम उनको बड़ा मारते थे, हटाते थे। उसी अंदाज में इस तरह झुंड वो इकट्ठा होता है, तो उन्हें उनकी निगाह पड़ी, उनके घर के अंदर हर तरफ मच्छर ही मच्छर थे और ऐसा लगता था जैसे मच्छरों ने घर पे हमला कर दिया है। और बेटी भी उसी वजह से परेशान हो रही थी। वो दोनों भी मच्छरों को ऐसे हटाते रहे और परेशान होते रहे। माँ ने अपनी बेटी को हटा लिया कि इतने मच्छर एकदम से कहाँ से आ गए। मच्छर इतने ज़्यादा थे कि वो दोनों मियाँ बीवी रात को सो नहीं सके। बेटी को तो मच्छरों से बचाते रहे, लेकिन खुद दोनों परेशान रहे। यहां तक कि जैसे ही सुबह होने लगी, अभी किरणें सूरज की ज़मीन पे पहुंची नहीं थी, रोशनी हुई नहीं थी कि आंखों ने देखा मच्छर आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए। सुबह हो गई, वो हैरान थे कि रात कैसी रात थी, इतना ज़्यादा मच्छर आए हैं कि हम सो ही नहीं सके। और ये नॉर्मल बात नहीं थी। अहमद ने दिन को अपने दोस्तों से यही बात की कि यार रात तो घरों में इतने मच्छर आ गए थे, तुम्हारे पास क्या पोजीशन थी? उन्होंने कहा कोई मच्छर नहीं आया। दूसरे दोस्त से पूछा, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। ऐसे सबसे पूछा तो किसी ने कहा नहीं हमारी तरफ तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा यार मेरी तरफ तो रात ऐसे ही शदीद हमला हुआ है कि मैं परेशान हो गया हूँ मच्छरों का। उन्होंने कहा यार दरख्त रुख्त हैं, कहीं से आ गए होंगे, किसी ने छेड़ दिया होगा, कोई बात नहीं, आम सी बात थी। अगली रात भी जब मच्छरों ने शदीद इस तरह हमला किया तो वो परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। बेटी डिस्टर्ब हो जाती है, हम सोते हैं उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता, जैसे ही हम गहरी नींद सोते हैं एकदम मच्छर हमला कर देते हैं, बेटी के रोने की आवाज़ आती है तभी हम जागते हैं। माजरा क्या है? दूसरी रात भी उन्होंने जागते हुए गुजार दी, मच्छरों ने सोने नहीं दिया। अब उसके बाद कंडीशन ये हो रही थी, बेटी मुसलसल रोना शुरू हो गई थी। दिन को भी रोना शुरू हो गई, रात को भी रोना शुरू हो गई थी। कोई लम्हा नहीं था जब वो चुप करती थी। थोड़ी देर के लिए चुप करती, फिर रोना शुरू कर देती। वो बेचैन थे कि क्या हो गया है। डॉक्टर के पास लेके गए, जो समझ आ रहा था बच्ची है, मासूम है, बता नहीं सकती, कहीं पेट में दर्द होगा। बच्चों के साथ इस तरह प्रॉब्लम होते हैं तो बेचारे रोते ही हैं। तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बच्ची चुप नहीं हो रही थी। बीवी ने कहा मुझे कुछ और शक पड़ रहा है। अहमद ने कहा क्या कहना चाह रही हो? कहा किसी पीर फकीर को दिखाएं, किसी अल्लाह वाले को दिखाएं। बच्ची जिस तरह रो रही है, कहीं बच्ची डर तो नहीं गई? हर दवाई दे के देख ली है, हर नुस्खा करके देख लिया है, प्लीज किसी अल्लाह वाले को दिखाएं। अहमद ने कहा परेशान ना हो, मैं बात करता हूं। अरेब जिन्होंने कहानी भेजी है, अरेब ने, उनके जो परदादा उस वक्त जिंदा थे, बहुत ही ज़ईफ थे, लेकिन नेक और अल्लाह वाले थे। ऐसे मामलात उनके पास थे कि अहमद किसी के ज़रिए उन तक पहुंचा और उनसे कहा मेरी बेटी है महानूर जो मुसलसल इतना रो रही है कि समझ नहीं आ रही क्या मामला है, आप उसको दम कर दीजिए, कोई पढ़ाई कर दीजिए, कोई चेक कर दीजिए, मामला क्या है, बेटी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों है। उन्होंने कहा बच्ची को मेरे पास लेके आओ। बच्ची को वो पास लेके गए, उन्होंने बच्ची पे दम किया तो बच्ची फौरी तौर पे जो शदीद रो रही थी, दम करते ही एकदम से सुकून में आ गई, साथ ही सो गई। अहमद हैरान इस बात पे हुआ कि मुसलसल जो रोती थी, सिर्फ दम की फूंकें उसके ऊपर गई हैं और बच्ची एकदम से चुप कर गई। तो इतना एहसास उसको हो गया था मामला वाकई सच है। जो बीवी जिस खदशे का इजहार कर रही थी मामला वही है। पूछा हुजूर क्या समझ आया? उन्होंने कहा मुझे भी माजरा कुछ अजीब सा लग रहा है, आज रात मुझे दे दो, कल इंशाल्लाह मैं तुमसे बात करूंगा। बेटी को लेकर घर पहुंचा, बीवी को बताया कि हाँ उन्होंने दम करके दिया है और ये पानी दम करके दिया है, इसको पानी पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। पानी पिलाते थे, बच्ची बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन पूछने के लिए पहुंचा, हुजूर बताइए क्या पता चला। कुछ देर उसको देखते रहे, कहा अहमद तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी से और तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? उन्होंने कहा जी मैं समझा नहीं, किस तरह की गलती? अहमद तुम्हारे घर में कोई सांप आया था? वो एकदम से चौंका, जी बिल्कुल, पहला सांप मेरी बीवी ने मारा था, काला स्याह कोबरा था, और दूसरा सांप मैंने मारा था, हमने उसको गाड़ दिया था। अहमद उसके बाद क्या हुआ था?
उसके बाद तो हमारे घर में जी 2-3 दिन तो मच्छर आते रहे थे बहुत ज़्यादा, और बेटी हमारी बहुत ज़्यादा रोती रही थी, और उसके बाद से मुसलसल बेचैन है। वो कुछ देर सोचते रहे, उसके बाद कहा, गलती होगी बच्चे तुमसे, तुम अनजाने में सांप को नहीं जिन को मार बैठे हो। तुम्हारी बीवी ने जब एक जिन को मारा तो अगले दिन भी उसका पीछा करते हुए जो उसी जगह पे आके बैठा था वो भी जिन था। सुन रखा होगा बेटा तुमने, जब किसी सांप को मारा जाता है ना तो सपने या सांप उसका बदला लेने के लिए आते हैं, तो सांप ऐसा नहीं कर सकता। ये जिन्नात ही होते हैं जो सांप का रूप धार के फिर रहे होते हैं। उनमें से किसी एक को मार दो तो उसका लाइफ पार्टनर, मेल या फीमेल जो भी होगी, वो आपसे बदला लेने आएगी। तो वो सांप बदला लेने नहीं आता, वो रूप धारे जिन ही होता है या होती है जो आपसे बदला लेने आती है। और दूसरी रात भी वहीं पे आई थी। पहली रात तुम्हारी बीवी ने मारा और दूसरी रात तुमने उसको मार दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमसे गलती हो गई। अहमद परेशान हो गया और कहा, हुजूर आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैंने तो उसको सांप समझ के ही मारा है और मेरी बीवी ने भी उसको सांप समझ के मारा है। हमें पता होता कि वो सांप नहीं है, कोई जिन है और इस तरह का रूप धारे हुए है, तो हम कभी भी उसको ना मारते। तो उन्होंने नसीहत की, जिंदगी में दोबारा कभी भी सांप नजर आए तो उसको डायरेक्ट मत मारना, उसको पहले वास्ता देना कि तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। फिर दूसरी दफा भी कहना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। फिर तीसरी दफा भी कहना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। तीनों दफा कहने पे भी वो बैठा रहे तो वो सांप ही है। लेकिन जिन हुआ तो पहले कहने पे चला जाएगा, नहीं तो दूसरे कहने पे, तीसरे पे तो लाजमी चला जाएगा, क्योंकि जिन जानता है जो मुझे हजरत सुलेमान का वास्ता दे रहा है, अगर अब भी मैं यहां से ना गया तो ये मुझे मार देगा। इसको अपने पल्ले बांध लो। तुमने बहरहाल गलती की है। वो एक ताकतवर जोड़ा था जिन्नात का, जो सांप का रूप धार के बैठा था। अल्लाह खैर करेगा, घर जाओ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, खुदा ने चाहा तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा। अहमद को तो घर रवाना कर दिया, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, नेक थे, ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि उनके घर में वो जो मामलात हो रहे थे, बच्ची डिस्टर्ब हो रही थी, बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, घर के अंदर बीवी को बाकायदा तौर पे क्लियर तो नहीं लेकिन हल्के फुल्के साए भी नजर आने शुरू हो गए थे। जिस रात वो सांप बैठा था और उसने मारा और अगली रात शौहर ने मारा था, वहीं पे दोनों को याद आया कि हां, हमारा दरवाजे की कुंडी हिली थी। बीवी बोली, मुझे याद पड़ती है पहले दिन, पहली रात जब मैंने मारा था तो दरवाजे की कुंडी बाहर से हिल गई थी। मैं तो एक दफ़ा यह भी समझी थी शायद बाहर कोई आया है। तो शौहर ने कहा, मुझे भी याद पड़ता है जब मैं उसको मार रहा था, मेरे कानों ने भी कुंडी की आवाज़ सुनी थी। तो इसका मतलब ये हरकतें तब से ही शुरू हो गई हैं। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 3 साल तक उनके घर में फिर कुछ नहीं हुआ, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते रहे। जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी, 3 साल बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जैसे ही वो अल्लाह को प्यारे हुए तो मामलात फिर से खराब होना शुरू हो गए। बीवी फिर से एक रात को डर गई, कमरे में जाने लगी तो उसको कोई ब्लैक साया सा था जो गुजरता हुआ क्लियर नजर आया, और वो एकदम से डर गई कि ये कौन गुजरा है। तेजी से उसी सिमत गई जिस सिमत से उसको गुजरते हुए देखा था। लाइट जला के अच्छी तरीके देख लिया, कोई भी नहीं था। इधर उधर ढूंढती रही कि मेरा वहम था या कोई साया था। उसके बाद मुसलसल जब साए नजर आने शुरू हो गए तो वो समझ गई अब ये वहम नहीं है। शौहर से इस बात का जिक्र किया, अहमद मुझे इस तरह नजर आ रहा है। अहमद ने कहा, परेशान ना हो, मैं देखता हूं। अहमद ने भी उन सायों को देख लिया। बात क्लियर हो गई, मामला गड़बड़ है। अहमद भागा उन्हीं नेक बुजुर्ग के पास, जाके उनसे बात करे तो पता लगा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और ये उसी वक्त ही हुए थे कि आज ही उनका जनाजा है। टाइमिंग इस तरह बनी थी कि जहां वो अल्लाह को प्यारे हुए, उधर से उनके घर में मामलात खराब हो गए। उसने जनाजे में तो शिरकत कर ली, लेकिन ये जान गया था कि उनकी वजह से वो जो भी मखलूक थी बंद थी, अब फिर से नजर आना शुरू हो गई है।
अब परेशान हुआ कि क्या करूं। फिर से बीवी ने मशवरा दिया किसी और अल्लाह वाले से रब्ता करो। उन्हीं के जो नेक हस्ती थी, जो उनके बेटे थे, उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं मामलात बेहतर हो जाएं। अरेब कहते हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ली, लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि उनको भी मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। और जब वो मुल्क से बाहर गए, जो काम मामलात रुके हुए थे, फुल तो फिर भी नहीं रुके थे, हल्के फुल्के हो रहे थे, हल्के फुल्के, उनके बाहर जाने से फिर से मामलात शुरू हो गए। तो समझ गए कि वो भी बाहर चले गए हैं, मामलात उस हद तक रुके नहीं हैं। तो यूं ढूंढते ढूंढते कारी साहब के पास पहुंचे। कारी साहब से कहा, कारी साहब कोई हल बताइए, घर में इस वक्त इतनी परेशानी है, बेटी रोती है, डिस्टर्बेंस है और साए क्लियर नज़र आते हैं। मेरी बीवी ने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। एक छोटा सा हमारा घर है, 2 कमरे हैं, बड़ा सा सहन है, क्या हल है? उन्होंने कहा पूरी बात बताओ। उन्होंने पूरी बात बताई, हुआ क्या था, कैसे मामलात रुक गए थे। जब वो सारी कहानी सुन चुके तो उन्होंने कहा कल आना मेरे पास, मैं कल बताऊंगा। जब कल अहमद उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं, ये इतने ताकतवर जिन हैं, मेरी ताकत से बहुत ऊंचे हैं, मैं माजरत ख्वाह हूँ, किसी और से रब्ता करो। मैं चाहूँ भी तो इनका कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे नुकसान पहुँचा देंगे। मेरा इल्म ये कहता है कि इसको कोई ताकतवर ही रोक सकता है। पहले जिस हस्ती ने उनको रोका था वो बहुत ताकतवर थे। उसके बाद तुम बता रहे हो कि उनके बेटे ने जिम्मेदारी तो ली थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं रुके थे, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता था। अब वो जब बाहर गए हैं तो अब फिर से होना शुरू हो गया। इसका रोकथाम जल्दी से करो, वरना तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुँच जाएगा। एक बाप के लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है कि मेरी बेटी को नुकसान पहुंच जाएगा। वो फिर से भागा, इधर जा उधर जा। जिन लोगों से बात करता उनमें से कुछ लोग तो वैसे ही इनकार कर देते। 1-2 ने कहा चलो हम देख के आते हैं। 1-2 दरवाजे तक आए और दरवाजे के अंदर कदम रखते एक ने कहा नहीं भाई, मेरे बस से बहुत बार है। एक शख्स ऐसा मिला जिसके बारे में सुन रखा था, बहुत ताकतवर है, नामी ग्रामी है, दूर से आया है, ये कोई हल निकाल देगा। उसको कहा चलो यार मेरे घर में चल के देखो मामलात क्या हैं। उसने कहा मैं रात को तुम्हारे घर आऊंगा। वो शख्स रात को अहमद के घर पहुंचा। वो सारे घर का चक्कर लगाता रहा, कुछ पढ़ता रहा, इधर उधर कमरों के अंदर गया। पूरे सहन के 2-3 उसने चक्कर लगाए। पढ़ाई करने के बाद बाहर आके खड़ा हो गया और कहता है मैं कोशिश जरूर करता, लेकिन इतनी सी ही पढ़ाई करने से मुझे अंदाजा हो गया कि ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। मैंने कोशिश भी की तो हो सकता है मेरी जात को नुकसान पहुंच जाए, मैं माजरत ख्वाह हूं। वो भी चला गया। अब दोनों मियां बीवी इसलिए भी परेशान थे, बेटी भी मुसलसल रोती थी, उनको भी मुसलसल साए नजर आ रहे थे। ना सिर्फ अब नजर आने शुरू हो गए थे, बैठे होते थे तो एकदम से बर्तन नीचे गिर जाता था। वो एकदम चौंकते थे तो बेटी उस वक्त मुसलसल रोना शुरू कर देती थी। ऐसा लगता था बेटी मुसलसल उनको देख रही है और देखने की वजह से मुसलसल रोए जा रही है। चारपाई पे बैठे होते थे तो कोई चारपाई हिला देता था कि जैसे नीचे कोई घुसा हुआ है, उसने ऊपर दोनों को उठाया है। नीचे घुस के देखते कुछ नहीं होता था। बैठे होते थे चारपाई यूं हिल जाती थी। ऐसी बहुत सी शरारतें की जा रही थी जिससे वो दोनों तंग आ रहे थे। खौफ के आलम में रात को सो भी नहीं सकते थे। सजा मिल रही थी उस अमल की, अनजाने में जो उन सांपों को मार बैठे थे, जो जिन सांप का रूप धारे हुए थे। जुस्तजू जारी थी, कोई मिल जाए जिससे इसका तोड़ करवा सके। वहीं पे एक शख्स खुद ही उनके पास पहुंचा, उनके दरवाजे के बाहर आया, कुंडी खटकाई, अहमद बाहर निकला। कहते जी बोलिए। उसने कहा अहमद आप हैं? उसने कहा हाँ। उसने कहा मैंने सुना है आपके घर के अंदर मामलात खराब हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपने सही सुना है, क्या मैं आपका घर देख सकता हूं? अहमद ने कहा जी जरूर देख सकते हैं, लेकिन आपका तारुफ मैंने आपको पहले देखा नहीं और रात का टाइम है, आप इस टाइम आए हैं मेरे घर में, मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूं, पहले अपना तारुफ करा दीजिए। उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, दूर कहीं रहने वाला हूँ, यहाँ आया हूँ तो बातों में पता लगा है कि तुम्हारे घर में इस तरह के कोई मामलात हैं, तो मैंने कहा मैं खुद जाऊँगा। अकेला क्यों आया हूँ, उन दोस्त को साथ क्यों नहीं लेके आया, ये बाद में बताऊँगा। क्या मैं घर देख सकता हूँ? अहमद शशोबंज में पड़ गया, जानता भी नहीं उस शख्स को, क्या मैं इसको घर में आने दूँ? लेकिन उसने कहा
इसमें हर्जी क्या है, आने देता हूं। उसने दरवाज़ा खोला और उसको घर के अंदर दाखिल कर दिया। वो शख्स मुंह में कुछ पढ़ता रहा, घर का चक्कर काटता रहा, पढ़ता रहा, घर का चक्कर काटता रहा। और जब पढ़ चुका तो उसके चेहरे पे अजीब सी एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो अहमद के पास आया और अहमद से कहा, एक शर्त है मेरी। अहमद परेशान हो गया। जी जी बोलिए, क्या शर्त है आपकी? जो भी होगा आधा आधा होगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। मैंने कहा मैं कल तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा मैं अभी भी नहीं समझा। उसने कहा मैं सुबह बताऊंगा। ये कह के वो शख्स चला गया। बीवी ने पूछा क्या हुआ, कौन था? उसने कहा पता नहीं, खुद से आया है और इस तरह की बातें करके गया है कि जो भी होगा आधा आधा होगा। और मेरी कुछ भी समझ नहीं आया। चलो देखते हैं, परेशान तो वैसे हैं, अगर यही हल कर देता है इसमें हर्ज ही क्या है। दिन सारा तो वो शख्स नहीं आया, रात के टाइम में आ गया। अहमद ने कहा मैं तो दिन को आपका इंतजार करता रहा। उसने कहा हाँ मुझे कुछ काम थे, लेकिन मैं आ गया हूं और ये कागज भी लेके आया हूं, इस पे तुम्हें दस्तखत करने होंगे, इस पे मैं लिखता हूं, तुम्हें मेरे साथ एग्रीमेंट करना होगा, जो भी होगा आधा आधा होगा। मैंने कहा मैं अभी तक नहीं समझा, ये बात आपने रात भी कही थी, क्या आधा आधा होगा? उसने कहा अभी मैं बता नहीं सकता तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं शुरू करूंगा ये अमल फिर तुम्हें बता दूंगा। अहमद अभी तक उलझा हुआ था, ये अजीबो गरीब सी बातें थी जो वो उसके साथ कर रहा था। कागज भी ले आया है, आधा आधा भी कह रहा है, अमल है, क्या अमल है? अहमद ने कहा मुझसे खुल के बात कीजिए। उसने कहा मेरी मजबूरी है, मैं अभी बता ही नहीं सकता। तुम्हें अगर राजी है, इनसे छुटकारा पाना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा मुझे इनसे छुटकारा चाहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मुझे अपनी बेटी को परेशान नहीं देखना, वो रोती रहती है, मेरी बीवी परेशान है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फिर 3 रातें आके यहां पे बैठ के पढ़ूंगा, फिर जो तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये जो जोड़ा तुमसे मरा है, जिसको तुमने दफना दिया है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये तो तुम भी जानते हो, इसका हल कैसे करना है मैं वो तुम्हें बताऊंगा। अगली रात अहमद उसका इंतजार करता रहा और दरवाजा नॉक हुआ तो बाहर वो पहुंच गया था। अहमद ने उसको अंदर आने की इजाजत दी। जब वो अंदर दाखिल हुआ, उसने पूरे घर का एक चक्कर काटा और एक जगह पे उसने अपना मुसल्ला बिछाया और उसके ऊपर बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। अहमद को वो कह चुका था कि जब मैं पढ़ूंगा अहमद आप अंदर आराम से जा सकते हो अपने बीवी बच्चों के पास, मैं सुबह तक जब तक अजानें नहीं होंगी यहीं पे बैठा पढ़ता रहूंगा, और जब अजानें होंगी फिर उस वक्त आप मेरे पास आ सकते हो। उससे पहले कुछ भी हो जाए आपने बाहर नहीं निकलना, शोर हो, शराबा हो, आग लगे, तबाही मचे, कुछ भी हो जाए, जिन्नात नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुमने बाहर नहीं आना। अहमद समझ गया। अहमद ने जाके यही बातें अपनी बीवी से भी कह दी कि वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो जिनात कर रहे होंगे, हमने बाहर नहीं निकलना। आमिल जब आपके घर में बाहर बैठा पढ़ रहा हो, आप सो कहां सकते हैं? तो वो दोनों मियाँ बीवी भी सोए नहीं, बच्ची को सुलाते रहे, यहां तक कि बच्ची सो गई। हाँ, उसके बैठने से ये तो कम से कम अंदाजा हो गया था कि जैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठा तो आज बच्ची टाइम पे सो गई थी, वरना बच्ची सोती नहीं थी, रोती रहती थी, सोती थी जाग जाती थी, सोती जाग जाती थी। जितनी देर वो बैठ के पढ़ता रहा बच्ची सोई रही। वो दोनों मियाँ बीवी इतनी तो कायल हो गए थे कि उसके पढ़ने से बच्ची जरूर आज रात सोई रही है। यहां तक कि बाहर कोई आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। उनके कान बहुत अलर्ट थे कि उसने कहा था कि बहुत कुछ हो सकता है, हुआ नहीं था। रात पहली गुजर गई, अजानों की आवाज आई तो वो दोनों खुदा का शुक्र बजा लाए कि कुछ भी नहीं हुआ, अजानें हुई। अहमद बाहर निकला तो वो दायरा कड़ा खत्म कर चुका था, मुसल्ला उठा रहा था। अहमद को देखते उसने कहा अहमद सब ठीक है, कल मैं फिर आऊंगा, अब मैं जा रहा हूं। उसने कहा आप क्या लेंगे, कुछ नाश्ता? उसने कहा नहीं, अब मुझे जाना है और जाके सोना है, मैं कल रात को आज रात को आऊंगा। वो आमिल वहां से रवाना हो गया। फिर रात को अपने टाइम पे उसी तरह पहुंचा। आते ही उसने मुसल्ला बिछाया, वही हिदायत दी और अहमद अंदर चला गया। आज रात फर्क ये था कि बाहर से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। बेटी महानूर आज भी सो गई थी, दूसरी रात थी। जैसे ही वो पढ़ने के लिए आके बैठा था तो वो सो गई थी, दिन को रोती रही थी।
लेकिन आज अहमद और उसकी बीवी कुछ आवाज़ें सुन रहे थे, ऐसे जैसे किसी जानवरों की आवाज़ें हों, ऐसे कोई जानवर जो आपस में लड़ रहे हों, कोई बातें कर रहे हों, कभी लड़ने की, कभी बातें करने की, कभी ऐसे लगता है जैसे किसी ने ज़ोर से धम की आवाज़ आती, जैसे किसी ने छलांग लगाई हो। ऐसी बहुत सारी आवाज़ें सुनते रहे, यहाँ तक कि जब अजान की आवाज़ आई तो अहमद फिर से बाहर गया, तो वो फिर से अपना दायरा कड़ा ख़त्म करके उठ रहा था। उसने कहा, मैं मंजिल के बहुत करीब हूं, रात को मुलाकात होती है। वो घर से तो चला गया, लेकिन अहमद सोच रहा था कितना बुरा दिन था जब मेरी बीवी ने उसको देखा और मारा और मैंने भी मार दिया। हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। दूसरी रात है, बेटी तो सो जाती है, ना मैं सो पाता हूं ना मेरी बीवी सो पाती है, हम किस अजाब में फंसे हुए हैं। फिर रात आई, वो आ गया और उसने आज रात को आते ही कहा, आज तीसरी रात है अहमद, मैं पढ़ते पढ़ते आज तुम मेरे साथ बाहर बैठोगे, अंदर नहीं। मैं भी तुम्हें दायरा कड़ा लगा के बिठा दूंगा। मैं पढ़ते पढ़ते तुम्हें इशारा करूंगा, जिस तरफ उंगली का इशारा करूं तुम उठ के खड़े हो जाना, और जब मैं तुम्हें चलने का इशारा करूं तुम चलते जाना चलते जाना। जब मैं ऐसे हाथ का इशारा करूं रुक जाओ, तो तुमने रुक जाना है, और वहीं पे मैं ऐसे उंगली करूंगा, नीचे की तरफ इशारा करूंगा, तुमने जमीन को खोदना शुरू कर देना है, और खोदते खोदते जब मैं तुम्हें मुंह से कह दूं रुक जाओ तो रुक जाना। अहमद परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। उसने पहले कह दिया था मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने। एक जगह पे उसने अहमद को बिठाया, उसके इर्द गिर्द 7 दफा वो घूमता रहा। अहमद कहता है वो जब 7 दफा घूम चुका तो उसने कहा यहां से उस वक्त उठना जब मैं तुम्हें इशारा करूं। उसने अपना मुसल्ला जो पहले ही बिछा चुका था उसके ऊपर जाके बैठा, उसने छुरी के साथ दायरा कड़ा लगाया। अहमद का घूम के उसने दायरा कड़ा लगाया था, उस जगह पे जहां पे खुद बैठा था छुरी के साथ उसने दायरा कड़ा लगाया, और उसके बाद बैठ के पढ़ना शुरू किया। पढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 घंटे हुए होंगे कि उसने अहमद को इशारा किया, उठ जाओ। अहमद अपनी जगह से उठ गया और उस तरह उसको उंगली से इशारा करता रहा। आंखें उसकी बंद थी, पढ़ता रहा, आंख का इशारा करता रहा। अहमद देख रहा था कि उसने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन इशारा करते करते एक जगह पे हाथ का उसने इशारा किया कि रुक जाओ। अहमद जो मुसलसल कभी लेफ्ट जाता, कभी राइट जाता, कभी आगे जाता, पीछे जाता, उंगली को फॉलो कर रहा था, वो एक जगह पर रुक गया। जैसे ही वो उस जगह पर रुका तो उसने इशारा किया उंगली से ऐसे नीचे, जमीन खोदो। कुदाल के साथ उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। वो जमीन खोद रहा था, वो बैठा पढ़ रहा था। वो जमीन खोद रहा था, वो बैठा पढ़ रहा था। तकरीबन कोई कहते हैं कोई 6 फुट 7 फुट नीचे वो जमीन खोद चुका, अच्छा खासा गड्ढा खोद चुका। उसकी हालत खराब हो गई थी कि उसने इशारा किया रुक जाओ। अहमद रुक गया। वो शख्स जो बैठा पढ़ रहा था, जिस अंदाज में उसने अपना दायरा कड़ा लगाया था, अब उल्टा दायरा कड़ा वो कर रहा था। अहमद देख रहा था जब इसने लगाया था ये तो सीधी तरह था, अब उल्टी तरह वो कर रहा था। जब उसका मतलब था वो दायरा कड़ा खोल रहा था। जब उसने हिसार खोल लिया तो खड़ा हुआ, मुसल्ला झाड़ा और कहता है यहीं पे रोक दो, जिन्नात हमसे खफा हो गए हैं, जिन्नात हमसे नाराज हो गए हैं, और मामला इतना गड़बड़ हो गया हुआ है कि अभी यहीं पे रोकना पड़ेगा वरना हमें नुकसान हो जाएगा। अहमद इस अंदाज में उसको घूर रहा था कि अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं जो कुछ समझ रहा हूं क्या वो सही है? तो उसने कहा हाँ, मैं तुम्हें खुल के बता देता हूं, इस घर में खजाना दफन है। वो जो दोनों सांप थे, वो मियाँ बीवी थे, वो उस खजाने की ड्यूटी पे लगे हुए थे। तुमने उन्हें मार दिया तो अब पूरा कबीला उनके पीछे आ गया है। वो सिर्फ 2 की ड्यूटी नहीं थी, उसके बाद औरों की भी ड्यूटी थी, वो भी 2 ड्यूटी देते थे। क्योंकि यहां पे खजाना दफन है तो इसलिए वो उस दोनों जिन्नात जिनको तुम दोनों ने मारा है वो उसका बदला भी लेना चाहते हैं, और अभी भी उस खजाने की हिफाजत करना चाह रहे हैं। मैं पढ़ाई करना चाह रहा था और मैं चाहता था कि वो मैं खजाना निकाल लूं, आधा तुम्हारा आधा मेरा, लेकिन वो अब इतना नाराज हो गए हैं कि नुकसान पहुंचाने के मूड में आ गए हैं, तो अब मुझे बैठ के घर में एक दफा चिल्ला करना पड़ेगा। एक दिन एक रात में वहां पे करूंगा, आज की रात का जो बचा हुआ चिल्ला है वो मैं वहां पे करूंगा, यहां पे नहीं, ताकि उनकी नाराजगी को दूर कर सकूं। हां, तुम्हें इस जगह पे बिठा के दायरा कड़ा लगा के जा रहा हूं, तुमने यहां से उठना नहीं है। मैं वहां जाके बैठ के पढ़ूंगा और जब मुकम्मल हो जाएगा, सुबह की अजानें हो, तो तुमने यहां से उठ जाना है। कल रात को मैं आऊंगा, उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी होगी, मैं दोबारा से पढ़ूंगा,
सोना भी यहाँ से निकालेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, जिन्नात तुम्हें कभी दोबारा तंग नहीं करेंगे। जब सोना ही निकल जाएगा, उसकी हिफाजत के लिए जितने भी जिन्नात यहाँ से वो खुद ब खुद चले जाएंगे। इसलिए हमें सोना निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अहमद को बिठा के वहाँ से चला गया। बीवी अंदर परेशान, अहमद दायरे कड़े में रात सारी बैठा रहा। कुछ हुआ तो नहीं, उसको कुछ नज़र तो नहीं आया। खौफ से उसका बुरा हाल था उस घर के अंदर, जहाँ पे वो अपना ही घर था, जहाँ पे वो फिरता था, बैठता था, सोता था। आज रात को इतना शदीद डर रहा था। बीवी अंदर अकेली थी, बेटी आज रो तो नहीं रही थी, खामोश थी, लेकिन वो दायरे कड़े में बैठा हुआ था, साथ घड़ा खुदा हुआ था और उसको पता लगा था इस घर में खजाना है। जैसे ही वो आमिल घर से बाहर निकला, बीवी अंदर जो कमरे में मौजूद थी बेटी को उठा के बैठी हुई थी। बेटी सो रही थी, उसने फिर से रोना शुरू कर दिया और ऐसा रोना शुरू किया, बेटी ऐसा रहना शुरू किया कि अहमद का कलेजा मुंह को आ गया कि मैं उठूं, बेटी को चुप कराऊं। बीवी भी शदीद परेशान हो गई, क्योंकि बीवी को भी हुक्म था वो बाहर नहीं आ सकती। अहमद उस दायरे कड़े से उठ नहीं सकता था और बेटी थी, ऐसा लगता था कि इसको चुप ना कराया गया। जितनी वो जोर से रो रही थी, रोते रोते उसकी सांस बंद हो रही थी। ऐसा लगता था वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इतनी आज उसकी तबीयत खराब हो रही थी, वो इतनी जोर से रो रही थी कि शौहर बाहर बैठा कांप रहा था और बीवी उसको चुप कराते डर रही थी कि शायद आज बेटी की रोने की वजह से लग रहा है वो बच ना सके। जिस तरह रोते 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 इतनी ज्यादा रो रही थी कि सांस लेना भूल जाती थी, चेहरा उसका रेड हो रहा था और मां को समझ नहीं आ रहा था बेटी को कैसे चुप कराऊं। ये मां के लिए और बाप के लिए कयामत की सी रात थी। जैसे उनको पता था मां बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। बेटी की जो बेचैनी थी वो उसको अल्लाह 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 चुप करा रही थी, कुछ भी कर रही थी। महानूर थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं रात कैसे कटी, कट गई, तकलीफ में कटी, कट गई। और जब अजानें हुई तो वो छलांग मार के उठा उस जगह से, उससे पहले वो उठ नहीं सकता था। भागता वो अंदर गया बीवी के पास, उसने उसको देखा बच्ची की बहुत बुरी हालत है। उसने अपनी बेटी को उठाया, सीने से लगाया, चुप कराने की कोशिश की और कहा पढ़ो इसके ऊपर, पढ़ के दम करो, मैं भी पढ़ के दम करता हूँ। दोनों मियाँ बीवी उसके ऊपर पढ़ के दम करते रहे, पढ़ के दम करते रहे। वो बेहतर तो हुई, चुप नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के लिए चुप होती, फिर रोना शुरू कर देती, थोड़ी देर के लिए चुप होती, फिर रोना शुरू कर देती। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। एक ही विर्द था जो मियाँ बीवी के मुंह से निकल रहा था, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह से मदद मांगते मांगते कब बाहर से एक सदा आई, कब रोशनी फैली, कब सूरज बाहर निकला, कब दिन चढ़ा, नहीं पता। बाहर से एक सदा आई, है कोई अल्लाह का इस फकीर को खाना खिलाने वाला। ऐसे लगा अहमद को जैसे अल्लाह ने मदद भेज दी है। वो भागता हुआ बाहर गया। एक उस गांव का नहीं था, कोई किसी और जगह का था। एक बुजुर्ग सा, दाढ़ी सी थी, एक फकीर सा था, दरवेश सा था। अहमद जाते ही उसके सामने ऐसे गिड़गिड़ाया, कहते बाबा मुझे लगता है आपको अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा है, मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा बेटा क्या हुआ बच्चा? उसने कहा बाबा मुझे नहीं पता, आपने सदा दी है तो मुझे लगा है मेरे अल्लाह ने मेरे लिए मदद भेजी है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसने अहमद के सर पे हाथ फेरा और कहता है मुझे अंदर ले चलो। अहमद उसको लेके अंदर आया। उसने बच्ची को देखा, बच्ची के सर पे हाथ फेरा, पट पे दम किया और फूंक मारी, बच्ची चुप हो गई। फकीर ने घर का चक्कर लगाया और मुस्कुराया और कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, गलती कर बैठे हो। मार दिया उनको। वो एकदम समझ गया अहमद कि ये है तो फकीर के रूप में कोई है अल्लाह वाला। उसने कहा गुजर हो रहा था, पता नहीं क्यों मन में आया। डालने वाले ने ऊपर की तरफ इशारा किया, डालने वाले ने मन में डाला इस घर से भी सदा लगा, कुछ खाने को मांग। तभी तुम्हारे घर से खाने को मांगा तो शायद ये ड्यूटी लगी थी। तब वो फकीर बोला वो जो खजाना ढूंढने के लिए तुम्हारे घर आया था वो देख ले गया यहां से, वो चला के उसको ले गया है। जब उसने तुम्हें कहा रुको बस यहां पे रुक जाओ, तो वो पढ़ाई करके उसको बाहर निकाल रहा था ताकि मैं बाहर से ही निकाल के ले जाऊं। लेकिन तुम्हें मैं ये बता दूं निकाल वो भी नहीं सकेगा, भाग जाएगा, नुकसान उठाएगा। उसने अपनी तरफ से, ये सच है, जब तुम्हें यहां बिठा के वो जा रहा था उस वक्त उसने तुम्हारे घर से सोना बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये जमीनों में चलते हैं सोने।
ये देग होती है जो लोग अमानतन दफना के जाते हैं ज़मीन के अंदर, के वक्त आएगा निकाल के जाएंगे। यहाँ पे पहरे बिठा दिए जाते हैं ख़जानों के ऊपर, जिन्नात के पहरे, बहुत पहले से दफनाया गया है। जब ये पाकिस्तान ही नहीं बना था उससे भी पहले इसको दफना दिया गया था। उस आमिल ने उस देग को चला के बाहर निकाला है कि मैं इसको ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बेटा बता दूं, वो नहीं लेके जा सकेगा, रही तुम्हारे घर में भी नहीं। हाँ, फ़ायदा सिर्फ ये हुआ है तुम्हें, यहां से चली गई है वो देग, यहां से निकल गई है, मिलेगी उसको भी नहीं। और यहां जिनका पहरा था वो भी चले गए हैं। परेशान मत हो, शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए भेजा था। अब तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। उन्हें फिर कुछ देर खड़े होकर पढ़ा और पढ़ने के बाद बेटी पे दम किया और फिर एक घर का चक्कर लगा के आए, पढ़ते हुए फूंके मारते हुए कहा, जा बेटा, अल्लाह ने तेरा काम कर दिया, अब सवाली को खाना खिला। बीवी भागी जल्दी से, उसके लिए जो कुछ था उसको खाने के लिए पेश किया। उसने कहा, ज़्यादा नहीं, मलंग तुम्हारे घर चल के एक रोटी चाहिए, इसी रोटी पे सालन रख दो, बस इतना काफ़ी है। रोटी पे उन्होंने सालन रख के दिया, उसने खाया नहीं, लपेट के अपनी पोटली में डाला, खुदा हाफिज़ किया और चला गया। वो आखिरी दिन था, उसके बाद कभी भी महानूर रोई नहीं, फिर कभी भी उस घर के अंदर साए नज़र नहीं आए, कभी भी उस घर के अंदर फिर कभी कोई परेशानी नहीं आई। वो कह गया था, इस गड़े को भी बंद कर देना, अब कुछ नहीं होगा। वो भी जाते हुए वही तलकीन कर गया था कि जब कभी सांप देखो बेटा, उसको डायरेक्ट मारना मत। बिल्ली, सांप, कुत्ता, कोई भी जानवर हो, उसको डायरेक्ट ना मारना। शहरों में और होता है, देहातों में कभी ना मारना, उसको वास्ता देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का 3 दफ़ा फिर मारना। उसने जाते हुए ये था कह दिया था, मारना भी क्यों है, तुम्हें जब कुछ नहीं कह रहा तो उसको मारना भी नहीं। कोई जानवर भी है, सांप ही है, नहीं तो 3 दफ़ा वास्ता दिया हज़रत सुलेमान का, और नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मारो नहीं, उसको जाने दो। और वो कहते हैं वो आखिरी दिन था, उसके बाद उनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। इन किरदारों में से कुछ किरदार अभी भी टेक्सला के अंदर जिंदा हैं। अभी भी कहते हैं वहाँ पे मंदिर है, कच्चे घर हैं, उस मंदिर में कहते हैं कोई डाइन रहती है और इस तरह की बहुत सारी बातें अब भी वहाँ टेक्सला में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। टेक्सला एक ऐसी जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द बहुत पुरानी आबादी भी है, और वहाँ जिन्होंने कहानी भेजी है, इनके जो दादा और उनके वाले साहब, परदादा जिनको कहते हैं, वो 2 शख्स थे जिन्होंने, पहला परदादा था जिसने 3 साल के लिए रोक दिया था, और उनकी जब मौत वाक़ हुई थी तो उसके बाद से फिर से वो चीज़ें निकल आई थी। जो उसके बाद वो दादा थे वो बाहर गए थे तो उसके बाद मामलात ख़राब हो गए थे, लेकिन जब वो फ़कीर आ गए और मामला ठीक हो गया तो वो उनके दादा वापस भी आ गए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने सारी कहानी बता दी थी, इस तरह फ़कीर आए और ये मामलात हुए, उसके बाद मामलात ठीक हो गए हैं। तो ये अरीब की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। आप भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। पहले मैं नंबर अनाउंस कर देता हूँ। मेरा नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले लोग पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 313 665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 यानी जमा का निशान, जमा 9231366555 ये मेरा नंबर है। जो पाकिस्तान से बाहर वाले हैं उनके लिए व्हाट्सअप का नंबर है, और पाकिस्तान वालों के लिए डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे। पाकिस्तान का जो कोड है 0092 वो हटा के डायरेक्ट मिलाएंगे 0313665550। इसी पे मुझे आप स्टोरी भेजना चाहें तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, और आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना होगा OCS। स्टोरी को भी छोड़ दें, कंफ्यूज होते हैं लोग। OCS लिख देंगे, OCS लिख देंगे या STORY लिख देंगे, स्टोरी लिख देंगे, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। और अगर आप MSG, मैसेज का शॉर्ट है, MSG लिख देंगे तो इसका मतलब है आपने मुझे एक छोटी सी वॉइस मैसेज भेजी है, 30 सेकंड से लेके 50 सेकंड जिसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लंबी ना हो वॉइस मैसेज, जुमे वाले प्रोग्राम के लिए, कि आपने वो वजीफ़ा किया और उस वजीफ़े से आपको ये फ़ायदा हुआ। इसके ऊपर 30 सेकंड से लेके 50 सेकंड की आप मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, लेकिन आखिर पे आप लाजमी लिखेंगे MSG, ताकि मैं समझ जाऊंगा ये वॉइस मैसेज है। और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं माह रमज़ान में लोगों की, उनको राशन दिलाना चाहते हैं, ईद के कपड़े जूती दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप CASH कैश लिख देंगे, तो मैं आपको अपना बैंक अकाउंट भेज दूंगा, आप उसमें भी रकम भेज सकते हैं। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।